ठीक है भैया, अब तक हमने 4 पार्ट कर लिए थे। अब नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5वां पार्ट स्टार्ट होगा आज। और कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन करके देख लिए होंगे। नहीं किए तो भैया आज फिर कर लेना, ठीक है। तो अब आप लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर ये सारा चैप्टर टिका हुआ है, इसके आगे उसी चैप्टर के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नाम है, पार्ट का वो जो टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, मतलब पुल, मतलब संयोजक कड़ी, संयोजक कड़ी, ठीक है। जैसे आप लोग कड़ी वाला सिस्टम समझिए, जैसे अपने राज्य होते हैं ना, एक राज्य होता है और एक होता है केंद्र, संघ सरकार। इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है ना, जो सेतु का काम करता है, वो है राज्यपाल, ठीक है। तो जो राज्यपाल है ना, वो राज्य सरकार और संघ सरकार के बीच में किसका काम करता है? सेतु का। सेतु का मतलब समझ में आ गया ना, मतलब जोड़ने वाला तार, ठीक। तो आप लोगों को ना इसका बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखने की जरूरत नहीं है व्हीटस्टोन सेतु की। व्हीटस्टोन सेतु वास्तव में जो है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सुनिए पहले। ये वास्तव में 5 प्रतिरोधों का संयोजन है, ठीक है। देखो 5 प्रतिरोध मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये इस टाइप का मैं आपको परिपथ बनवाऊंगा। इनके बीच में ना धारा को मापने के लिए, धारा को मापने के लिए एक विभव गैल्वेनोमीटर और जोड़ते हैं। जब गैल्वेनोमीटर जोड़ रहे हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही ना। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं? एक, ध्यान से समझना भैया, मैं इसको भी क्या मान लेता हूं? एक प्रतिरोध ही मान लेता हूं भाई। गैल्वेन जैसे सेल था, सेल के साथ जो है प्रतिरोध जुड़ा होता है कि नहीं होता, आंतरिक प्रतिरोध। तो गैल्वेनोमीटर का भी कोई ना कोई प्रतिरोध होगा। अब मान लो इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं, इसको R3 मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं? R4 मान लेता हूं। तो यहां से एक बैटरी जोड़ दी, चटकनी लगाई दो, उसके बाद ये वाला हो गया, ठीक। तो अब क्या होता है भैया, इसके साथ सेल में धारा बहेगी, इधर आई धारा आई, एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, रफ वर्क है ये। I1 इधर आया और इधर कितना मान लिया? I2 मान लिया। अब जो है यहां पहुंचे, चाहे तो आप यहां देखो, या तो आप ये A और B, इसको मान लो आप A, इसको मान लो B और इसको मान लो C और इसको क्या मान लो? D। अब ये देखना है, यहां पर से जो इंपॉर्टेंट बात है, अब इस सेल में यहां तो फिक्स हो गया कि धारा इधर आ रही है, इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब यहां डिपेंड करेगा कि A और B जो उच्च विभव पर होगा ना, A या B, जिसका विभव ज्यादा होगा उससे कम वाले की ओर जाएगा। अगर B का ज्यादा है तो B से D की ओर आएगी धारा, अगर D का ज्यादा है तो D से B की ओर आएगी धारा, ठीक है। तो फिलहाल मैं मान लेता हूं कि B का जो है विभव वो D से ज्यादा है, ठीक। तो धारा कहां से आएगी? इधर आएगी। तो इसमें बहने वाली धारा को बोलते हैं IG। क्या बोलते हैं इसमें बहने वाली धारा को? IG, ठीक है। IG मतलब गैल्वेनोमीटर की धारा। तो इसका मतलब यहां I1 आ रही थी, तो यहां I1 में से क्या आ जाएगा? कम, IG कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से I2 इधर आ रहा था, तो यहां से अब IG इधर आ गया, I2 इधर आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा? I2 प्लस का IG, ठीक। और ये बहते हुए जब वापस आकर जुड़ेंगे इधर I1 माइनस IG और यहाँ I2 प्लस IG बराबर में क्या आ जाएगा? फिर से I1 प्लस I2 जुड़कर I आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वापस से? देखो इसको I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG से IG कट गया, I1 प्लस I2, वो तो यहाँ संधि नियम से देखें तो I है क्या नहीं है? समझ में आ रही बात? तो ये ऐसे घूमते हुए यहां तक आया, ठीक है। परिपथ समझ में आया ना? आपको पूरा ढंग से बनवाऊंगा, एक बार रफ इसका समझ में आना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, ये वाला यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो भैया, ये तो परिपथ है जैसा हम अब तक करते आ रहे थे, वही है। लेकिन उसके बाद जो इसका इस सिद्धांत को देने वाला था, उसने इसकी एक संतुलन थ्योरी दी है।
संतुलन। मैं आपको इन चीजों को इसलिए बता रहा हूँ, जो जो मैं लिखाऊंगा उनका खोज कहाँ से है, मैंने आपको परिपथ विश्लेषण करा दिया पहले से ही, तो मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ, क्यों हम रटी रटाई बातें करें। तो संतुलन की अवस्था पर यह सिद्धांत जो है उस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संतुलन की अवस्था क्या है, संतुलन की अवस्था में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें धारा का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसा बोलूं, अगर धारा का मान शून्य हो गया तो इसका मतलब Ig का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि B और D का जो विभव है वो क्या हो गया, समान हो गया। मैंने अभी आपको बताया था, अगर B का ज्यादा है तो धारा इधर आएगी, D का ज्यादा है तो इधर जाएगी, लेकिन अभी कह रहे हैं कि धारा है ही नहीं, तो धारा है ही नहीं, तो इसका मतलब B का और D का विभव समान हो गया। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की धारा, मतलब इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या हो गया, शून्य हो गया। जब विभवांतर शून्य हो गया तो आप इसको लगाइए या नहीं लगाइए, क्या फर्क पड़ता है, समझ वाली बात। तो व्हीटस्टोन सेतु जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इसको, लेकिन वास्तव में है क्या वो यहां से, ठीक है। वो संतुलन की अवस्था में इन दोनों का मान समान हो जाएगा, इसलिए इस तार की कोई वैल्यू रह नहीं जाती, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जब भी पढ़ते हैं नेग्लेक्ट करके पढ़ते हैं। बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद सीधा सा परिपथ विश्लेषण है, वो मैं आप लोगों को करा ही दूंगा, ठीक है। तो अब एक बार लिखिए बेटा, इसमें व्हीटस्टोन सेतु में लिखो, व्हीटस्टोन सेतु लिखिए, व्हीटस्टोन सेतु एक विशेष प्रकार का परिपथ है। व्हीटस्टोन सेतु एक विशेष प्रकार का परिपथ है जिसमें चार परिपथ जिसमें चार प्रतिरोधों तथा एक धारामापी को चित्र अनुसार संयोजित किया जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया है धारामापी, ये भी मैं बता ही देता हूं साथ में। एक धारामापी होता है, धारामापी जैसे नाम से देखे ना, ये गलत है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ये बता रहा है धारा को मापने वाला, ठीक है। एक आपने 10वीं क्लास में एमीटर भी पढ़ा होगा ना, एमीटर भी धारा को मापता है। तो यहाँ ना हिंदी अनुवाद करते ही सत्यानाश हो जाता है साइंस के उसका। तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर, आप जानते हो ना गैल्वेनोमीटर और धारामापी में एक बेसिक अंतर यह है कि ये केवल ये बताता है किसी तार में धारा आ रही है या नहीं आ रही है। जो आपका टेस्टर होता है ना, टेस्टर, उसमें आप तार को ऐसे टच कराकर देखते हैं और देखते हैं कि धारा, या तो बत्ती जल गई तो धारा आ रही है, नहीं जली तो नहीं आ रही है। ये एमीटर जो है धारा का संसूचन ही नहीं करता, ये धारा का मापन भी करता है। ये बताएगा कि ज्यादा है धारा या कम है, कि 2 एम्पियर है कि 5 एम्पियर है कि 10 एम्पियर है। ये केवल ये बताएगा धारा है या नहीं है। ये धारा है और ये तो बताएगा ही, और भी क्या बताएगा, कितना, उसका परिमाण भी बताएगा, ठीक है। ये उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया एमीटर और गैल्वेनोमीटर का अंतर, ठीक है। तो अब अपन अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अब मैंने बोला कि यह एक विशेष प्रकार का परिपथ है, ऐसा चोचला करना की जरूरत है ना है कि मैं लिखा हूं व्हीटस्टोन सेतु को 1842 में व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया। साइंस पढ़ रहे हैं हम, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो अब देखिए भैया, यहाँ एक थोड़ा ये परिपथ जरूर ध्यान से बनाना, ये वाला, ठीक है। ठीक, ये
मान लेता हूं मैं R1 मान लूं, और कोई तो इसको कुछ मानेगा, कोई कुछ मानेगा, मैं तो ये R1 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं R2, और इसको क्या मान लेता हूं R3, और इसको क्या मान लेता हूं R4। कोई S P Q R मानेंगे, हम ऐसे ही मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे ना, ठीक है। ये वाला जो है एक धारा प्रवाहित करने के लिए क्या जोड़ दिया यहाँ पर, एक सेल, धारा को रोकने चालू करने के लिए भी क्या जोड़ दिया, एक कुंजी, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। उसके बाद इस बिंदु को मान लिया A, इस बिंदु को मान लिया B, इस बिंदु को मान लिया C, और इस बिंदु को मान लिया D। इन दोनों के बीच में हमने क्या जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर, ठीक। अब जो है यहां से धारा निकली I, ठीक। अब बताइए यहां कितना जाएगा I1, और इधर भी कुछ हिस्सा चले जाएगा I2, ठीक। तो यहां से आया, मैंने मान लिया B का विभव ज्यादा है, मैं यहां मान लेता हूं इसमें कि VB ग्रेटर देन क्या है, VD। समझ पा रहे हो? तो यहां से धारा इधर आ गई, ये IG धारा आ गई इसमें, तो यहां पर कितना बचेगा भैया, I1 माइनस का IG, ठीक। यहां से IG आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा, I2 प्लस IG, ये दोनों मिलकर इधर कितना आ जाएगा, फिर से I आ जाएगा। समझ में आई बात ये वाला, ठीक है। तो आप लोग ये वाला चित्र बनाओ पहले, ठीक है। निम्न प्रकार संयोजित किया जाता है, तो चित्र बना लिया आप लोगों ने, ये वाला चित्र बनाओ फटाफट। ठीक है भैया, आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। अब आप लोग ना यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सिद्धांत, हालांकि कोई सिद्धांत विद्धांत कुछ है नहीं इसका, जो है वो इसी के सिद्धांत पर बाकी उपकरण काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है संतुलन लिख लीजिए मेरे साथ साथ, संतुलन की अवस्था में बिंदुओं B व D के मध्य विभवांतर शून्य हो जाता है। थोड़ा अलग लिखा रहा हूं, ठीक है, किताब में शायद ये नहीं दिया हो, लेकिन मतलब अच्छा इससे समझ में आएगा। B और D का विभवांतर शून्य हो गया, मतलब ये हुआ, अर्थात धारा मापी में धारा का मान शून्य हो जाता है, अर्थात IG बराबर में कितना, 0, ठीक है। IG बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप इधर देखिए थोड़ा सा, यहीं से आगे बढ़ते हुए, अब आप लोग ना यहां से चलिए, देखो परिपथ विश्लेषण में आपकी तरफ से और कुछ नहीं कराऊंगा, सीधा परिपथ विश्लेषण। यहां से चलते हैं कि A से चलो, ABC तक, ठीक है। आपको देखो मैं इसलिए अब तक ये लगाकर आया था, मैंने बंद परिपथ नहीं है ना, जो मैं आपको अब तक नियम बताता आया हूं, अगर वो बंद परिपथ नहीं है ना तब भी लग जाएगा मेरा बताया हुआ नियम। अगर वैसे करते, क्योंकि मैं करता हूं जिस बिंदु पर चालू किया वहां से लिखो, जहां पहुंचे वहां बराबर करके लिख दो, ठीक है। तो ये ज्यादा वाइड नियम है, आसान पड़ेगा इससे, वरना तो कोई ना कोई बंद परिपथ ढूंढते आप ऐसे, फिर एक ऐसे ढूंढते, फिर कैलकुलेशन में भी लफड़े होते हैं। तो इसलिए अब यहां से स्टार्ट किया VA, उसके बाद इधर दिशा में गए तो माइनस का I1 R1, ठीक। उसके बाद आप यहां से चले तो बताइए यहां पर धारा की दिशा में ही जा रहे हैं ना, तो माइनस का I1, IG तो 0 हो ही गया, और क्या आ गया ये R2, ठीक। बराबर में क्या लिख दिया, VC, एक मिनट रुकिए भैया, ये VC हो गया। यहां से क्या निकल कर आएगा, एक मिनट देखते हैं, तो ये आ गया VA माइनस VC, नहीं ऐसा मत करो, इससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आप ऐसे करो, यहां से देखो,
इसका मतलब आपको पता चल गया कि बी और डी एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि VAC सॉरी VAB बराबर में VAD। और भी आसान तरीके से देखते हैं, क्योंकि ए के आप बी से विभवांतर निकालो और ए का डी से विभवांतर निकालो, समान आएगा, क्योंकि बी और डी का विभव तो समान हो गया ना। तो बताइए ये आ गया। अब इन दोनों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए कितना आएगा, I1R1, मतलब I1R1 बराबर क्या जाएगा, I2R3। तो यहां पर अगर मैं निकालूं I1 अपॉन में I2 बराबर में R3 बटे में R1, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार यहां से देखो आप C का D के साथ निकालो और C का D के साथ निकालो, तो बताइए क्या आया, VCB बराबर में VCD। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपकी किताब में किस तरीके से दिया होगा, मैं तो आपको परिपथ के हिसाब से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला। ठीक, तो बताइए अब यहां निकालिए क्या जाएगा, I1R2 क्यों, IG तो 0 है। ठीक, बराबर अब की बार I2R4, मतलब I1 अपॉन में I2 बराबर में R4 अपॉन में R2। ठीक, तो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा भैया, I1 अपॉन में I2, I1 अपॉन में I2, तो क्या आया, R3 अपॉन में R1 बराबर में R2 अपॉन में R4। ठीक, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये हो गया R4 और ये हो गया R2। ठीक, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या किया, और थोड़ा सही से लिख लियो, ये R2 इधर ले आऊं, देखो R2 अपॉन में R1, इसको मैं इधर ले गया, R4 अपॉन में R3। अब वैसे क्यों चला कितना ही करता रहे, एक बार और उल्टा कर लिया, R1 अपॉन में R2 बराबर में R3 अपॉन में R4। ठीक, इसका मतलब हमने क्या किया, जब धारा शून्य थी तब ये रिजल्ट मिल रहा था, अगर ये हो तो धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहां क्या हुआ, देखो R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन में R2, इसका इसके साथ अनुपात, R1 में R2 का भाग, सॉरी R1 में किसका, यहां देख लो चाहो तो, देखो चाहे तो आप इसमें इसका भाग दिया तो इसमें इसका भाग देना पड़ेगा। देखो यहां पर R2 में R1 का भाग दिया तो R4 में किसका भाग देना पड़ेगा, R3 का। उसके बाद देखो अभी आप R1 में यहां देख लो, R3 में R1 का भाग दिया तो R4 में किसका भाग देना पड़ेगा, R2 का। मतलब इसमें इसका तो इसमें इसका, इसमें इसका तो इसमें इसका। समझ पा रहे हो, छोटी सोच मत रखो, रटना नहीं है, ये वाला तो सिर्फ नाम के लिए है। तो आपको ये देखना है, इसमें इसका भाग दो तो इसमें इसका भाग दो, ठीक, या इसमें इसका, इसमें इसका, इसमें इसका तो इसमें इसका, इसमें इसका तो इसमें भी इसका, इसमें इसका तो इसमें इसका। ठीक है, समझ पा रहे हो, कैसे भी देख लो आप लोगों को ये वाला क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। ये इसका क्या है, सिद्धांत है। समझ में आया व्हीटस्टोन से, ठीक है। अब बेटा उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, यहां से आगे कल करेंगे, आप उतार लीजिए फटाफट।